नमस्कार साथियों, मैं कुमार विनय आप सभी का आपके अपने RWA के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जल्दी से जुड़ जाइएगा। सभी को जय श्री महाकाल, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए, उपासना जी जुड़ चुके हैं, शनि जी, पारुल जी, तमाम साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जगन्नाथ जी भी जुड़ चुके हैं। राम राम सभी को, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। बिना देरी किए दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। दरअसल आज हमें प्राथमिक घाटा भी पढ़ना है, आज हमें राजकोषीय घाटा भी पढ़ना है और बजट घाटा भी पढ़ना है। ठीक है, यही टॉपिक है आपका, यही हम पढ़ रहे हैं ना? ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। एक बार जरा मैं चेक कर लेता हूं, क्या आपका यही टॉपिक चल रहा है? सार्वजनिक व्यय, हाँ, बजट ही हम पढ़ रहे हैं और यही सारी चीजें आपको पढ़ाना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। ठीक है, मुझे लगा कि आपकी जो क्लासेस है उसमें शायद टैक्स वाला सिस्टम चल रहा है। नहीं, कोई बात है ना। तो प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा और बजट घाटा आज हमें पढ़ना है। लेकिन इस घाटे को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। कल हमने आपको आय के रूप में कौन कौन सी चीजें बता दी थी, तो ध्यान रखिएगा। बजट के रूप में हमने क्या क्या चीजें आपको बता दी थी, जरा वो समझ लीजिएगा। एक बार रिपीट कर लेता हूं मैं, ताकि आप लोगों को नुकसान ना हो। सभी साथी इधर ध्यान देंगे, मैंने क्या क्या पढ़ाया है मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मैंने जो आपको अभी तक चीजें पढ़ाई है बजट के अंतर्गत, वो क्या क्या चीजें पढ़ाई है। मैंने आपको बताया था कि जो पब्लिक बजट होता है दोस्तों, यानी कि जो सरकार का बजट होता है, दरअसल वो बजट जो है दो भागों में होता है। सरकार की जो आय होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों पब्लिक इनकम या पब्लिक रिसिप्ट, है ना, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे, सार्वजनिक आय। क्या बोलेंगे इसको? सार्वजनिक आय। सार्वजनिक आय हम कहेंगे। मैं बार बार अंग्रेजी हिंदी नहीं लिखूंगा, मैंने केवल एक शब्द लिखा है, सार्वजनिक आय। और ये सार्वजनिक आय जो होती है मेरे साथियों, ये कितने रूपों में होती है, तो सभी लोग जानते हैं कि ये दो भागों में होती है। इसका सबसे पहला भाग कौन सा होता है, तो सार्वजनिक आय का सबसे पहला भाग होता है मेरे साथियों, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, जिसे आप लोग कहते हैं राजस्व आय। क्या बोलेंगे? राजस्व आय। ठीक है, क्या बोलेंगे मेरे साथियों? राजस्व आय मैंने आपको बताया था। और दूसरे को हमने क्या बोला था, तो दूसरे को हमने बोला था पूंजीगत आय। क्या बताया था? पूंजीगत आय मैंने आपको बताया था। वहीं पर इसी बजट का एक और हिस्सा है जिसे आप लोग क्या कहते हैं, जिसे आप बोलेंगे सार्वजनिक व्यय। क्या बोलेंगे दोस्तों? सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर आप इसे अंग्रेजी में कहते हैं, सार्वजनिक व्यय। और सार्वजनिक व्यय कितने प्रकारों का है मेरे साथियों, तो यह भी दो प्रकार का है। एक को हम क्या कहते हैं, राजस्व व्यय, राजस्व व्यय कहते हैं, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, तो दूसरे को हम लोग बोलते हैं मेरे साथियों पूंजीगत व्यय। क्या बोलेंगे? पूंजीगत व्यय हम इसे कहेंगे। ये दो पार्ट मैंने आपको बताए थे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था अगली बार कि पूंजीगत आय क्या होती है। राजस्व आय पढ़ा चुका था, फिर मैंने पूंजीगत आय बताई थी कि पूंजीगत आय में या तो संपत्ति में कमी होती है या फिर ऋण में वृद्धि होती है। ठीक है, संपत्ति में कमी होगी या फिर ऋण में कमी होगी, या सॉरी देयताओं में या ऋण में वृद्धि होगी, ये आय मैंने बताया था। और ब्याज अगर हमें कहीं से प्राप्त होता है, समझना, अगर हमें कहीं से ब्याज या सरकार द्वारा लिया गया ऋण या सरकार कंपनियों की बिक्री, अगर ये हमें कहीं से प्राप्त होता है, तो भैया हमें हमारी संपत्ति जो है उसमें कमी भी नहीं होगी, या फिर ध्यान रखिएगा, कमी होती है क्या संपत्ति में? नहीं होती। तो ये पूंजीगत आय के बारे में मैं आपको पढ़ा भी चुका था। खैर, इसके आगे फिर मैंने बताया था आपको सार्वजनिक आय, जिसमें राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। फिर मैंने आपको अगला बताया था बजट की स्थितियां। अच्छा, ये सारी बातें मैं आपको पढ़ा चुका था। यहां तक स्पष्ट है मेरे साथियों? ये सारी की सारी बातें स्पष्ट है आप लोगों को? अब इससे आगे हम लोग बात करने वाले हैं, इससे आगे हम लोग बात करने वाले, और इससे आगे हम लोग क्या बात करेंगे, आज हम एक टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे जिसका नाम क्या है, बजट घाटा। क्या बोलेंगे? बजट घाटा का नाम से हमको इसको जानेंगे, बजट घाटा। कि बजट घाटा कब होता है, बजट डेफिसिट जिसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बजट डेफिसिट। तो बजट घाटा क्या है, जरा इसकी हम बात करेंगे दोस्तों। तो मैंने लिखा बजट घाटा, और बजट घाटा को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो बजट डेफिसिट बोलते हैं। बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट हम इसे कहते हैं। आखिर क्या होता है बजट घाटा, इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल हम लेंगे यहां पर। तो बजट घाटा के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। जरा देखिए बजट घाटा किसे को बोलते हैं। बजट घाटा, यह हम ऐसे पढ़ भी चुके हैं बजट घाटा के बारे में कि आखिर क्या कुछ खास है इसके बारे में। तो ध्यान रखिएगा, बजट घाटे के अंतर्गत हम किन किन चीजों को ध्यान रखते हैं वो जरा मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। बजट घाटा में हम कुल व्यय में से अगर कुल आय, घाटा कब होगा, जब आपका व्यय ज्यादा होगा तभी तो घाटा होगा। यहां पर आप देख भी सकते हैं, ये घाटे वाली स्थिति है, घाटे का बजट है।
इसमें आपका व्यय ज्यादा है, आय कम है, तभी तो घाटा हुआ ना। आ रही बात समझ में? ये इसमें क्या होगा, व्यय ज्यादा होगा और आय कम होगा। तो घाटा निकालने के लिए आप क्या करते हो, घाटा निकालने के लिए या बजट घाटा, ध्यान रखिएगा यहां पर मैं लिखता हूं कि बजट घाटा आप निकालते हो ना दोस्तों, तो बजट घाटा निकालने के लिए आप एक सूत्र का यूज करते हो कि जितने भी आपके खर्च है, कुल व्यय में से कुल आय को क्या कर लोगे आप, माइनस कर लोगे। कुल व्यय में से कुल आय को क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। आ रही बात समझ में? तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा बजट घाटा। क्या प्राप्त हो जाएगा, बजट घाटा प्राप्त हो जाएगा। और यही फार्मूला, इसका एक महत्वपूर्ण फार्मूला है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। क्या पूछा जाता है कि बजट घाटे का सूत्र है, क्या सूत्र है, तो ध्यान रखिएगा, बजट घाटे का जो सूत्र है वह सूत्र है कि कुल व्यय में से कुल आय को माइनस कर दिया जाता है। कुल व्यय का मतलब क्या है, कुल व्यय का मतलब क्या है, इसको दूसरे रूप में भी लिखा जा सकता है मेरे साथियों, और वो रूप क्या लिखा जा सकता है, ध्यान रखिएगा कि बजट घाटा बराबर समझना, कुल व्यय को हम सार्वजनिक व्यय बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, सार्वजनिक व्यय, क्योंकि सरकार का खर्च है ना, और कुल आय को हम लिखेंगे सार्वजनिक आय। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, सार्वजनिक आय। आ रही बात समझ में? एक बार पुनः समझ लीजिएगा, मैं आपको यह कह रहा हूं कि बजट घाटा जब भी हम निकालेंगे तो कुल खर्च में से कुल इनकम को माइनस करके निकालेंगे, यह बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दूसरा मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि बजट घाटा जो है साथियों, सर सुनिएगा, बजट घाटा जो है, कुल व्यय का मतलब होता है यहां पर सार्वजनिक व्यय, यानी कि सरकार का खर्च, और सार्वजनिक आय कुल आय होती है यहां पर, ठीक है। अगर इसको भी और टुकड़ों में हम तोड़ना चाहें, समझना, अगर इसको भी हम और टुकड़ों में तोड़ना चाहे तो और क्या लिख सकते हैं, तो और हम ये लिख सकते हैं, आप खुद बताना मुझे कि बजट घाटा बराबर क्या हो सकता है। बजट घाटा, ये तीनों चारों फार्मूले बड़े ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा फार्मूला तो यही है, बजट घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल आय। इसको हमने और तोड़ा तो ध्यान रखिएगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि बजट घाटा बराबर सार्वजनिक व्यय माइनस सार्वजनिक आय। सरकार की जितना भी खर्च है उसमें से आय को घटा दोगे तो घाटा निकल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, बजट घाटे को आप तीसरे रूप में ऐसा भी लिख सकते हो, मुझे बताइए इस सार्वजनिक व्यय को कितने भागों में बांटा था, इस सार्वजनिक व्यय को 2 भागों में बांटा था, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा पता है, राजस्व व्यय कोष्टक बना करके लिखूंगा। पहले मैंने कोष्टक बनाया और यहां पर लिखा राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, ठीक है, कोष्टक बंद, इनको जोड़ा, प्लस माइनस सार्वजनिक आय। मुझे बताइए सार्वजनिक आय कितने भागों में होती है, सार्वजनिक आय दरअसल 2 भागों में होती है ना, सार्वजनिक आय, राजस्व आय और पूंजीगत आय। तो इन दोनों को मैं क्या करूंगा, यहां पर इन दोनों को भी जोड़ूंगा। तो फिर मैंने जोड़ा राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय। आ रही बात समझ में? मैंने आय को जोड़ दिया, मैंने व्यय को जोड़ दिया, कोष्टक बना करके जोड़ा। फिर जब इन दोनों को घटाऊंगा तो मुझे बजट घाटा मिल जाएगा। ये तीसरा एक फार्मूला हो जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। मतिरोत्तम मनी, पता नहीं क्या, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं आपका, लेकिन हाँ आप पूछ रहे हैं कि सर बजट घाटा तब होगा जब व्यय ज्यादा होगा, तभी। बिल्कुल सही है, जब खर्च ज्यादा होगा। मुझे बताइए कि आपके पिताजी ने आपको 100 रुपए दिए हैं खर्च करने के लिए, और आपने खर्च कर लिए 150 रुपए, तो आपकी आय कितनी थी, आपके पिताजी ने आपको कितनी इनकम दी थी, 100 रुपए दी थी, और आपने 150 रुपए खर्च कर दिए। घाटा हुआ कि नहीं हुआ? तो खर्च में से आय को घटाना पड़ेगा ना, तो भैया व्यय में से आय को घटाया तो क्या मिलेगा आपको, घाटा मिलेगा। तो यही हमने किया है, इसी को टुकड़े टुकड़ों में तोड़ते गए तो यहां तक आ गए। कैसे तोड़ा, तो कुल व्यय का मतलब होता है सार्वजनिक व्यय, कुल आय का मतलब होता है सार्वजनिक आय। सार्वजनिक व्यय 2 भागों में है, आपको बताया, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, दोनों को जोड़ के सार्वजनिक आय को माइनस करेंगे, तो सार्वजनिक आय भी 2 भागों में है, राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय। ये बात आपको मैंने बताई है, ठीक है। आ रही बात समझ में? यहां तक चीजें समझ में आ गई है, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो इसको हम बोलते हैं बजट घाटा। क्या बोलते हैं दोस्तों, बजट घाटा शब्द से इसको ही हमें संबंधित किया जाता है, बजट घाटा, ठीक है। आ रही ना बात समझ में? ये बात समझ में आ गई क्या? अब हम अगली बात कर ले, दोस्तों। बजट घाटा अगर समझ में आ गया हो तो फिर अगला लिखते हैं हम राजकोषीय घाटा। अगला शब्द क्या है, राजकोषीय घाटा। तो अगला हेडिंग डालूंगा मैं राजकोषीय घाटा।
ये राजकोषीय घाटा क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, वो जरा समझिएगा। राजकोषीय घाटा बड़ा ही शानदार घाटा है ये। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा। और राजकोषीय घाटा जो है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो फिस्कल डेफिसिट के नाम से जानते हैं। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, इसको हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट है राजकोषीय घाटा। देखो आज जो मैं लेकर के आया हूं, कल वाले नोट्स वो जान करके लेकर के आया हूं, कारण क्या है मैं बताऊंगा। राजकोषीय घाटा क्या है पहले ये समझने की कोशिश करना। राजकोषीय घाटे का मतलब क्या होता है, यानी कि सरकार का ही घाटा है, दरअसल ये राजकोष का घाटा है। ये कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। राजकोषीय घाटा जो है दरअसल ये दोनों प्रकार के आय को जोड़ करके माइनस किया जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर एक फार्मूला में लिखूं तो सबसे पहले फार्मूला लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ध्यान रखिएगा, राजकोषीय घाटा जब भी हम निकालेंगे तो इसके लिए हमारे पास में एक सूत्र है, और वो सूत्र क्या है कि राजकोषीय घाटा तभी होगा जब भी घाटा होगा सरकार को तो वह क्या करेगा, ऋण लेगा। समझना, इसको और आसानी से हम समझते हैं। राजकोषीय घाटा की एक परिभाषा पहले वो लिख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, राजकोषीय घाटा क्या बताता है, तो ध्यान रखिएगा यह ऋण की आवश्यकता को बताता है, या इसको हम लिखेंगे सरकार की ऋण की आवश्यकता को बताता है। तो यह सरकार की ऋण की आवश्यकता को बताता है, सरकार की ऋण की आवश्यकता, ऋण की आवश्यकता, सरकार की ऋण की आवश्यकता को बताता है, आवश्यकता को बताता है या दर्शाता है कि सरकार को कितने पैसों की आवश्यकता है, यह दर्शाएगा। कौन दर्शाएगा, राजकोषीय घाटा दर्शाएगा, दर्शाता है। ठीक है, बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट है, समझना इस बात को, अच्छा कॉन्सेप्ट है। सरकार की ऋण की आवश्यकता को दर्शाना, यह क्या कहलाता है, आपका राजकोषीय घाटा कहलाना है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका जो घाटा है 50 रुपए है। ठीक है, जैसे मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, समझना, इत्मीनान से समझना, समझ में आएगा। जैसे आपके पिताजी आपको 100 रुपए खर्च करने के लिए पैसा देते हैं, 100 रुपए देते हैं, तो आपकी आय कितनी हुई, 100 रुपए हुई। लेकिन आप चूंकि अब युवा अवस्था में भी है, आपकी कोई महिला मित्र भी है, तो आपकी महिला मित्र है, इसलिए आपका जो पैसा है 100 रुपए की जगह 150 रुपए खर्च हो जाता है। आ रही बात समझ में, 150 रुपए दोस्तों खर्च हो जाता है। मुझे बताओ आपको कितना घाटा हुआ, 50 रुपए का। तो आपको कितने ऋण लेना पड़ेगा, मतलब उधार कितना लेना पड़ेगा आपको घाटे को पूरा करने के लिए, 50 रुपए। तो हम कहेंगे कि आपका जो घाटा है वह 50 रुपए का है। इस घाटे की पूर्ति आपको ऋण से करनी है। किससे करनी है, ऋण से करनी है, यानी कि ध्यान रखिएगा ऋण से करनी है, यह बात आपको ध्यान रखना है। तो ऋण की आवश्यकता जितनी होगी सरकार को, हम कहेंगे राजकोषीय घाटा उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखना है। अब एक बात जरा यहां पर समझना कि इसके लिए क्या करेंगे हम, ध्यान रखिएगा। हमने यहां पर आपको बताया था कि अगर हम कहीं से ऋण लेते हैं या सरकार को ऋण की आवश्यकता है, सरकार अगर कहीं से ऋण लेती है तो वह किस प्रकार की आय में लिखा जाता है, बताइए। सरकार अगर कहीं से ऋण लेती है, जैसे सरकार को ऋण की आवश्यकता पड़ी, उसका घाटा है ये, ठीक है, फिस्कल घाटा है, तो इस ऋण की आवश्यकता पड़ी तो सरकार कहां से ऋण लेगी, तो ध्यान रखिएगा जो ऋण हम दूसरों से लेते हैं, चाहे किसी विदेशी बैंक से लेते हैं, चाहे किसी विदेशी देश से लेते हैं, तो जो भी ऋण लेते हैं मेरे साथियों वो आपका यहां पर आता है। ये आप देख सकते हैं, ये आप यहां पर देख सकते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा इसको यहां पर कि हम इसको क्या क्या नाम देते हैं दरअसल, है ना। ये पूंजीगत आय, कहां लिखा है पूंजीगत आय, ये रहा आपका। हमने किसी से ऋण लिया है, सरकार किसी से ऋण लेती है, यानी कि सरकार द्वारा लिया गया ऋण किस में आएगा, पूंजीगत आय में आएगा। भैया सरकार की पूंजीगत आय क्या है, जिससे या तो संपत्ति में कमी हो, तो ऋण लेने से संपत्ति में कमी नहीं होगी, लेकिन ऋण लेने से सरकार की देयता या ऋण में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ऋण लेना, सरकार द्वारा लिया गया ऋण जो है वह किस प्रकार की आय है, तो पूंजीगत आय है। मैं यहां पर लिखता हूं, इस बात को जबरदस्ती लिखूंगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि सरकार द्वारा
ऋण लेना, सरकार द्वारा ऋण लेना, किस प्रकार की आय है ये? पूंजीगत आय, पूंजीगत आय है। ये क्यों लिखा है तो समझ में आएगा आपको। इसको हम बोलेंगे कैपिटल रिसीप्ट, ठीक है। सरकार द्वारा ऋण लेना किस में शामिल किया जाएगा? तो पूंजीगत आय में शामिल किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और घाटे का फार्मूला क्या होता है? बजट घाटे का फार्मूला क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, बजट घाटे का फार्मूला या किसी भी घाटे का फार्मूला होता है, समझना। अब मैं यहां पर घाटे का फार्मूला एक लिख रहा हूं। घाटे का फार्मूला क्या होगा? घाटा बराबर क्या होता है? तो घाटा बराबर होता है व्यय माइनस आय, व्यय माइनस आय, यही फार्मूला होता है ना इसका। अब दरअसल यहां पर समझने की कोशिश करना, देखो पेचीदा जरूर है लेकिन आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं चाहता तो डायरेक्ट केवल एक सूत्र लिख के और आपको बोल देता कि इसको पढ़ लेना, लेकिन वो काम का नहीं रहता ना आपका, वो आपका नुकसान कर देता क्योंकि वो आपको समझ में नहीं आता। ध्यान रखिएगा जरा, ये मैंने घाटे का सूत्र लिखा है। अब ध्यान रखना, अगर मैं राजकोषीय घाटा लिखता हूं, अगर मैं राजकोषीय घाटा लिखता हूं, अगर मैं राजकोषीय घाटा लिखता हूं तो राजकोषीय घाटे में क्या लिखूंगा वो आप खुद ही बताइए। राजकोषीय घाटे का मतलब ही होता है कि सरकार को कितने ऋण की आवश्यकता है। आ रही बात समझ में? सरकार को कितने ऋण की आवश्यकता है, यही राजकोषीय घाटा होता है। तो राजकोषीय घाटे में कुल व्यय की मैं बात करूंगा। सबसे पहले क्या बात करूंगा? कुल व्यय। कुल व्यय, घाटे का मतलब क्या होता है? खर्च। भैया खर्च में से आय को माइनस करेंगे तभी तो घाटा निकलेगा। तो ध्यान रखिएगा, राजकोषीय घाटा प्राप्त करने के लिए कुल व्यय में से क्या करूंगा? कुल आय को क्या करूंगा? माइनस कर दूंगा। ध्यान रखिएगा, कुल आय को माइनस कर दूंगा, कुल आय को माइनस कर दूंगा, ठीक है। राजकोषीय घाटा निकलेगा। लेकिन कुल आय में हमने किसी विदेश से ऋण लिया है, यह सरकार ऋण ले रही है, यह भी तो सरकार की आय है, यह भी तो सरकार की आय है। तो इसी को तो हमें जानकारी लेना है, इसी को तो बताना है कि कितना घाटा हुआ है, इसी से तो पता चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, कुल आय जो है इसमें से ऋण लिया गया ऋण जो है उसको माइनस कर देंगे। तो ऋण को छोड़कर, यहां पर मैं लिखूंगा ऋण को छोड़कर, क्या लिखूंगा? ऋण को छोड़कर, इसको जरा माइनस करेंगे तभी जाकर के हमारे पास में क्या आएगा? राजकोषीय घाटा आएगा। एक बार पुनः समझा दूंगा, परेशान मत होइएगा। इसको मैं पुनः एक डब्बे में पैक कर देता हूं या इसको एक लाइन में रख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, राजकोषीय घाटे का मतलब क्या है? तो राजकोषीय घाटे का मतलब कुल व्यय में से कुल आय को माइनस करूंगा तभी राजकोषीय घाटा आएगा। और चूंकि राजकोषीय घाटे का मतलब ही है कि कितने ऋण की आवश्यकता है, इसी को बताना है, तो ऋणों को छोड़कर हम कोष्टक में लिखेंगे। यानी कि जितना ऋण है, जितना ऋण की आवश्यकता उसको पड़ रही है, उसकी ही तो काउंटिंग करना है, उसी को तो ज्ञात करना है। तो ऋण को छोड़कर हम यहां पर लिखेंगे। और अगर यहां पर हम एक फार्मूला का इजाद करें, एक फार्मूला बनाने की कोशिश करें, तो क्या फार्मूला बनेगा? जरा इस बात को आप समझना कि राजकोषीय घाटा क्या होगा। मुझे बताओ पहले दोनों प्रकार के व्यय, कुल व्यय लिखते हैं हम। तो राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा बताओ। सबसे पहले यहां पर कुल व्यय की बात की गई है, तो कुल व्यय में क्या क्या आएगा? एक तो आपको पता है कि राजस्व व्यय आएगा और पूंजीगत व्यय आएगा। तो मैं राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों को जोड़ देता हूं, ठीक है। मैंने कोष्टक लिखा और यहां पर लिखूंगा मैं राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। फिर माइनस, बताइए माइनस में क्या लिखूंगा? कुल आय। कुल आय में क्या क्या चीजें शामिल होगी बताइए, आप ही बताइए। कुल आय में क्या क्या चीजें शामिल होगी? कमेंट मत करिए मेरे पास, मुझे पता है ये पेचीदा मामला है, पुनः समझाऊंगा, इसको बार बार समझाऊंगा, लेकिन आपका ध्यान केवल और केवल बोर्ड पर होना चाहिए। आप लेट ज्वाइनिंग की है आपने अभी, तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर आपको शुरू से समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं इत्मीनान से होले होले आपको समझाने की कोशिश करूंगा। धैर्यता रखें, विश्वास रखें। यह फार्मूला परीक्षा में पूछा जाता है, यह फार्मूला पक्का पूछा जाता है। अगर नहीं समझ में आएगा ना तो फिर इसको रट लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन पहले मुझे बताइए कि कुल व्यय का मतलब राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों हैं, दोनों को जोड़ दिया, कोष्टक में बंद कर दिया। अब कुल आय में क्या लिखूं? जल्दी से बताइए कि कुल आय में क्या लिखूं मैं? कुल आय का मतलब क्या है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुल आय का मतलब होता है राजस्व आय और पूंजीगत आय। आ रही बात समझ में? राजस्व आय और पूंजीगत आय। तो मैं यहां पर जोड़ूंगा राजस्व आय, राजस्व आय प्लस
प्लस की जगह में क्या करूंगा, माइनस ही करूंगा। कारण क्या है, माइनस क्यों करूंगा, राजस्व आय के बाद में मैं माइनस क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे ऋण को घटाना है, और ऋण से हम जो प्राप्त करते हैं इनकम, वो कैसी आय है, पूंजीगत आय। तो मैं यहां पर माइनस करके क्या लिखूंगा कि ऋण को छोड़कर पूंजीगत आय, ऋण को छोड़कर पूंजीगत आय। पूंजीगत आय, ये इसका शानदार सा फार्मूला होगा, महत्वपूर्ण फार्मूला है दोस्तों, बड़ा ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। मैंने बताने की कोशिश करी आपको, मैं फिर से बोल देता हूं आपको कि आखिर क्या है ये, आखिर क्या मुद्दा है ये, इसको कैसे कैसे हम लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और फार्मूला अगर यहां पर बनाना चाहें तो यहां पर एक और फार्मूला हम बना सकते हैं। राजकोषीय व्यय क्या होता, सॉरी राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो राजकोषीय घाटा, बस ये अंतिम लाइन है, फिर पुनः एक बार आपको समझा रहा हूं। राजकोषीय घाटा जो होता है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को हम कुल व्यय बोल देते हैं। तो कुल व्यय, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय का मतलब होता है कुल व्यय, ठीक है, कुल व्यय होता है। और कुल व्यय में से हम क्या घटा देंगे, तो ऋण को छोड़कर कुल आय घटा देंगे, ठीक है, माइनस ऋण को छोड़कर कुल आय, ऋण को छोड़कर कुल आय। ये फार्मूला आपका बनेगा। ये फार्मूला दोस्तों है ना, आपको भले ही मजाक लग रहा होगा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर मैं आपको बता दूं कि यहां से प्रश्न आता है, बहुत बार पूछा गया है। अब एक बार खुले दिमाग से ना आप इसको समझ लीजिएगा एक बार और। पहले, सबसे पहले तो सभी लोग जुड़ जाइएगा। जुड़ गए, शानदार तरीके से जुड़ गए, सभी लोग जुड़े हैं, चलिए बहुत ही बढ़िया। एग्जाम्पल भी देके समझा देंगे, इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं होता ऐसे, लेकिन फिर भी देने की कोशिश करूंगा मैं, उससे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जितने भी साथी अभी यहां पर लाइव जुड़े हैं ना, मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि मेरे साथी सभी लोग केवल इधर ध्यान देंगे, दूसरी जगह मत देखना, बस मैं जो बात बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। शानदार फार्मूला है, अगर नहीं समझ में आए तो फिर इसको रट लो, इसको रट लो, इसको रट लो, बस ये 3 फार्मूले रट लेना, तीनों में से काम हो जाएगा, यहीं से प्रश्न आएगा। पर समझ लोगे ना तो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो फिर रटना तो पड़ेगा आपको। बहुत ही बढ़िया, अभी जी जवाब भी दे रहे हैं, ये सही है, लोन ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल है ना, पब्लिक इनकम माइनस लोन ऑफ गवर्नमेंट, ये भी सही, बिल्कुल दोनों ही सही है। अभी जी मैंने जितने लिखे सारे सही है, बस मैंने एक एक को तोड़ कर लिखा है। एक बार पुनः समझ लो सभी लोग, राजकोषीय घाटे को हम अंग्रेजी में कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, यानी कि सरकार को जितने ऋण की आवश्यकता होती है उसी को हम बोलेंगे राजकोषीय घाटा। और सरकार को ऋण की आवश्यकता कब होगी, जब सरकार इनकम से ज्यादा खर्च कर देगी। आ रही बात समझ में? आप लोगों को ऋण की आवश्यकता कब पड़ती है, आप लोगों को पैसे की आवश्यकता कब पड़ती है, जब आप ज्यादा खर्च कर देते हैं आय की बजाय, आपकी आय कम है और जब आप ज्यादा खर्च कर देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे आप कहेंगे घाटा हो गया। तो सरकार को जितने ऋण की आवश्यकता है वही क्या कहलाता है, राजकोषीय घाटा कहलाता है, ठीक है। तो सरकार को मान लो 50 रुपए की आवश्यकता है तो राजकोषीय घाटा कितना है, 50 रुपए। सरकार को मान लो 100 रुपए की आवश्यकता है तो राजकोषीय घाटा कितना है, 100 रुपए। पर जब भी आप सरकार के संदर्भ में बात करोगे, ध्यान रखिएगा, राजकोषीय घाटा हमेशा परसेंटेज में लिखा जाता है। काय में लिखा जाता है, परसेंटेज में। कैसे लिखा जाता है, जैसे कुल जीडीपी की हम बात करें, भारत की कुल जीडीपी मान लीजिए 100% है, कितनी है, 100% है या 100 रुपए है। तो भारत की जीडीपी अगर 100 रुपए की है तो हम ये कहेंगे कि हमें भारत को लोन लेने की कितनी आवश्यकता है, राजकोषीय घाटा कितना है भारत का, तो मान लेते हैं कि 5% है। तो 100 रुपए का 5% कितना हो गया, 5 रुपए, यानी कि सरकार को 5 रुपए ऋण की आवश्यकता है, इसी को बोलेंगे राजकोषीय घाटा। फिर से समझा रहा हूं, इत्मीनान से समझना, मेरी हर एक बातों को ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करना। कमेंटबाजी करोगे तो यह बात समझ में नहीं आएगी और मैं पढ़ा करके निकल जाऊंगा, ठीक है। पुनः सुनिएगा, राजकोषीय घाटे का मतलब होता है कि सरकार को कितने ऋण की आवश्यकता है। बच्चों, सरकार को जितने ऋण की आवश्यकता होती है उसी को हम कहेंगे कि सरकार का इतना 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 राजकोषीय घाटा है। यह बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक बात और जो मैं आपको राजकोषीय घाटे में ही समझाने के लिए बताना चाहता हूं, क्योंकि फॉर्मूला उसी से इजाद होगा। जो सरकार को ऋण की आवश्यकता होती है, सरकार को पैसों की आवश्यकता होती है, लोन की आवश्यकता होती है, और लोन से जो सरकार को इनकम मिलती है उसको हम बोलते हैं पूंजीगत आय। क्या बोलते हैं, पूंजीगत आय बोलते हैं।
ये मैं पिछली बार की जो क्लासेस है उसकी चीजें क्यों लेकर के आया हूं, ये यहां पर लिखी भी है। पूंजीगत आय या तो संपत्ति में कमी होगी, सरकार लोन लेगी तो संपत्ति में कमी तो नहीं होगी, लेकिन जब सरकार ऋण लेती है दूसरे देशों से या किसी विदेशी बैंक से, तो सरकार की देयताओं में वृद्धि होती है। इसलिए जो आपका ऋण से ली गई आय है या ऋण लिया गया है सरकार के द्वारा, वह कैसी आय है, तो पूंजीगत आय है। यह बात समझ में आ गई आपको? आगे समझिएगा। घाटे का सामान्य फार्मूला क्या होता है? घाटे का सामान्य फार्मूला होता है कि खर्च ज्यादा है और आय कम है। जब खर्च ज्यादा है और आय कम है, दोनों का अंतर निकाल लेते हैं तो घाटा पता चल जाता है कि भैया कितने रुपए का घाटा हुआ है। फार्मूला समझना। राजकोषीय घाटे का मतलब क्या है, इसी फार्मूले से हम निकालने की कोशिश करेंगे। व्यय का मतलब होता है कुल व्यय। व्यय का मतलब क्या होता है? कुल व्यय, है ना, ऊपर नीचे आ गया। व्यय का मतलब होता है दोस्तों कुल व्यय, और कुल व्यय में से आय का मतलब होता है कुल आय। पर चूंकि आय में ही ऋण हम ले रहे हैं वो भी शामिल है। भाई सरकार को पैसों की आवश्यकता है, कितने पैसों के ऋण की आवश्यकता है उसको भी हम आय में ही शामिल करते हैं, क्योंकि यह कौन सी आय होती है? पूंजीगत आय। तो पूंजीगत आय तो इसमें भी आएगा, आय में। तो आय में आएगा तो उसमें से उसी को तो ज्ञात करना है, राजकोषीय घाटा वही तो है। तो उसमें से ऋण को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो ऋण को छोड़ देना पड़ता है हमें, ठीक है। अब कुल आय कोष्टक में लिखा ऋण को छोड़कर, चाहता तो मैं ऐसा भी लिख सकता था, ऋण को छोड़कर कुल आय, है ना। फिर इसी फार्मूले को मैंने और डिवाइड किया। इस कुल व्यय को मैंने क्या क्या लिखा? इस कुल व्यय को मैंने लिखा राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय। दरअसल दो प्रकार का है, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय। कोष्टक में बंद किया, क्योंकि कुल व्यय ये था, टोटल व्यय तो इसी को कहते हैं। आ रही बात समझ में? टोटल व्यय इसी को कहते हैं, माइनस कुल आय। बताइए, राजस्व आय होती है। अब राजस्व आय में से हम जो ऋण लिया गया है उसको घटा देंगे, बाकी आपकी जो पूंजीगत आय है उसको हम जोड़ देंगे। तो हमने यहां पर लिखा ऋण को छोड़कर पूंजीगत आय, ठीक है। यही बातें हमने यहां पर क्या कर दी? एडजस्ट कर दी दोस्तों। यह बात आपको ध्यान रखना है। इसी को अन्य शब्दों में हमने क्या लिख लिया कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो इसको हमने टोटली लिखा है, इसको हम लिख देते हैं कुल व्यय, और माइनस क्या कर देंगे? तो माइनस ऋण को छोड़कर, यहां ध्यान रखिएगा ये प्लस वाला चिन्ह आना चाहिए, यहां पर प्लस आएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या कर देंगे? राजस्व आय प्लस ऋण को छोड़कर पूंजीगत आय, इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो ऋण को छोड़ देंगे, तो यहां पर हमने लिखा अगला फार्मूला राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय, क्योंकि इनको टोटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, माइनस ऋण को छोड़कर कुल आय। कुल आय में राजस्व आय और पूंजीगत आय दोनों शामिल है, बस ऋण को माइनस करना है, यह बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दीपक साहू जी बोल रहे हैं जब महिला मित्र मिल जाए। हाँ, घाटा तभी होगा जब महिला मित्र मिल जाए, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं। ये बात समझ में आ गई दीपक जी? ये बात समझ में आ गई क्या आपको? इसी को बोलते हैं, आप क्या कहते हैं? इसी को राजकोषीय घाटा कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार इसको जरा देख लीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या ये बात समझ में आ गई आपको। शुभ जी, तमाम साथी जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं, एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या ये बात आपको समझ में आ गई है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइएगा। पूंजीगत आय सर एक बार देखिए क्या लिखा हुआ है। पूंजीगत आय, रितु जी क्या लिखा हुआ है? पूंजीगत आय। पूंजीगत आय मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, पूंजीगत आय का मतलब क्या होता है, जल्दी से। अनन्या जी, इसका कोई विशेष एग्जाम्पल नहीं है।
चलिए बहुत ही बढ़िया, तमाम साथी बोल रहे हैं कि हाँ सर समझ में आ गई है, बहुत सारे लोगों को समझ में आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि सर समझ में नहीं आई है, लेकिन अधिकतर लोग कह रहे हैं कि सर समझ में आ गई है ना। आ गया। देखो बच्चों, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि अगर आप ध्यानपूर्वक केवल क्लास पर ध्यान दोगे ना तो हर चीज समझ में आएगी, पक्का आएगी। और आपने कमेंट किया अरे यार ये समझ में नहीं आया, आप मन में ही सोच के बैठे हो कि नहीं आएगा समझ में, तो नहीं आएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? बहुत ही बढ़िया। भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि पूंजीगत आय को देख लीजिए। देख लेते हैं भैया पूंजीगत आय क्या है। ये रहा आपकी पूंजीगत आय, सरकार द्वारा लिया गया ऋण इसमें शामिल है। ठीक है, सरकार द्वारा लिया गया ऋण जो है वो पूंजीगत आय है, यही लिखा हुआ है। आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, यही तो कहना चाहते हैं कि सरकार की ऐसी आय जिससे या तो संपत्ति में कमी हो, तो संपत्ति में अब हमें जो ऋण ले रहे हैं उससे संपत्ति में कमी नहीं हो रही है, लेकिन सरकार की ऋण में या देयताओं में वृद्धि जरूर हो रही है, क्योंकि वो भविष्य में हमें ब्याज सहित लौटाना है। आ रही बात समझ में? ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करें साथियों। ये बात समझ में आ गई आपको? ये राजकोषीय आय की बात हो गई है। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों, बिना देरी के अगली बात करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, एक और घाटा है जो कि महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक घाटा। क्या बोलते हैं? प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। यह भी महत्वपूर्ण है, प्राथमिक घाटा। यहां से भी प्रश्न आते हैं प्राथमिक घाटे से। तो प्राथमिक घाटा तो आप इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, समझ में आएगा आपको। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आएगा प्राथमिक घाटा। और प्राथमिक घाटे को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेफिसिट। क्या बोलेंगे? प्राइमरी डेफिसिट। प्राथमिक घाटा किसको कहते हैं? प्राथमिक घाटा। तो समझना प्राथमिक घाटे का मतलब क्या है। प्राथमिक घाटे का मतलब बड़ा ही शानदार है, ध्यान रखिएगा। प्राथमिक घाटे का मतलब होता है राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान का अंतर, है ना। तो लिखिएगा पहला बिंदु, यह राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान का अंतर होता है। ठीक है, अंतर होता है मतलब क्या करेंगे? अंतर का मतलब है कि हम डिफरेंस ही तो करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं लिखूंगा प्राथमिक घाटा। और प्राथमिक घाटा का सूत्र क्या बनेगा? तो ध्यान रखिएगा, राजकोषीय घाटे में से हम लोग क्या घटाएंगे? ब्याज भुगतान घटा देंगे। तो हमारे पास में क्या मिलेगा? प्राथमिक घाटा मिलेगा। बस यही फार्मूला है इसका, कोई विशेष नहीं है, बस यही फार्मूला है। प्राथमिक घाटे का मतलब क्या है यहां पर? तो प्राथमिक घाटे का मतलब क्या है यहां पर? तो ध्यान रखिएगा, प्राथमिक घाटे का मतलब यहां पर यह है कि भैया राजकोषीय घाटे में से अगर आप ब्याज भुगतान को माइनस कर देते हैं तो आपको प्राथमिक घाटा मिल जाता है। यह बात आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है, चलिए इसको मैं ऊपर ले लेता हूं। बस इतना ही केवल आपको याद रखना है, बस इससे ज्यादा याद नहीं रखना है मेरे साथियों। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक घाटा कहते हैं। तो प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान का अंतर क्या कहलाता है? प्राथमिक घाटा कहलाता है। और प्राथमिक घाटे का सूत्र है कि भैया राजकोषीय घाटे में से, फिस्कल डेफिसिट में से ब्याज भुगतान जो है उसको माइनस कर दोगे तो प्राथमिक घाटा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए राजकुमार जी, आज बायोलॉजी की क्लास नहीं होगी क्या? मुझे नहीं पता कि होगी कि नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए धीरेन्द्र जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं, सर ऋण लेते हैं तो उसे अपनी मुद्रा में लेते हैं या विदेशी मुद्रा में? ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम जब भी कभी ऋण लेते हैं तो उसे विदेशी मुद्रा में ही लेते हैं। ठीक है,
विदेशी मुद्रा में ही ऋण लेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि अलग अलग सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वह केंद्र सरकार हो, वह डॉलर में ही ऋण लेती है। हमने $300 का ऋण लिया है, हमने $3000 का ऋण लिया है, यही होता है। तो ऋण को जो है आप घटा देते। अभी सोनी जी, अभी जी सुनिएगा, मैं फिर से बता देता हूं, प्राथमिक घाटे का मतलब ये होता है कि भैया ब्याज भुगतान को आपको माइनस कर देना है आपके राजकोषीय घाटे में से। सरकार को जितने ऋण की आवश्यकता है वो ऋण उसने ले लिया, तो ऋण तो ले लिया उसने, लेकिन उस ऋण का हर साल ब्याज तो लगेगा ना भैया। ऐसे ही कोई हमें पैसा दे देगा क्या? उसका ब्याज लगेगा। तो जो हम ब्याज दे रहे हैं उसको हम माइनस कर देंगे, तो हम कहेंगे ये हमारा प्राथमिक घाटा है। ठीक है, बस इतना ही, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, इसको अभी जी आप बार बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा। बार बार एक ही शब्द को हम जो है बार बार रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब हम बात करते हैं दोस्तों इससे संबंधित बात की। एक नीति होती है जिसे हम बोलते हैं राजकोषीय नीति। कौन सी नीति होती है? राजकोषीय नीति होती है साथियों, इसकी हम बात करते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति दोस्तों, इसको एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, नहीं तो फिर आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं एक बार वहां पर भी बताने की कोशिश आपको कर लूंगा। जिनको समझ में नहीं आएगा उनको केवल, नहीं तो पता चला कि आप लोग जो है समझ में आ गया है, वीडियो नहीं देखा है, फिर वहीं पर डायरेक्ट आपने पूछ लिया है। तो वीडियो देखिएगा वापस से और फिर कोशिश करिएगा। अगली नीति है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति, और राजकोषीय नीति को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी बोलेंगे। दरअसल राजकोषीय नीति कौन बनाता है, अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, राजकोषीय नीति का निर्माण सरकार द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहली बात कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो सरकार। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि राजकोषीय नीति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो सरकार के द्वारा राजकोषीय नीति का निर्माण किया जाता है। और सरकार में कौन सी सरकार? तो ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार भी राजकोषीय नीति बनाती है और राज्य सरकार भी राजकोषीय नीति बनाती है। बहुत ही बढ़िया। ये आप क्या कमेंट कर रहे हैं, एक बार मैं आपके कमेंट को देख लेता हूं। ठीक है, हाँ जी, तीनों याद करना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है ना। मैं आपके कमेंट को देख लेता हूं, क्या आप कमेंट कर रहे हैं? प्रिंस कुमार, क्या हमें तीनों याद करना पड़ेगा? और गुस्सा क्यों हो रहे हो प्रिंस जी, है ना? तो तीनों ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, रंजित जी पूछ रहे हैं कि सर क्या ये जो हम लोन लेते हैं ये डॉलर के रूप में ही क्यों लेते हैं? क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी डॉलर है, इसलिए लेते हैं। भारतीय रुपया विश्व बैंकों के पास नहीं है, भारतीय रुपया इंटरनेशनल मॉनेटरी बैंक के पास नहीं है, आईएमएफ के पास भी नहीं है, वो तो इंटरनेशनल करेंसी में ही लोन देगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर राज्य सरकार केंद्र सरकार से ऋण ले सकती क्या? बिल्कुल ले सकती है गोलू जी, ले सकती है ना, ले सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इसको देखिए, राजकोषीय नीति किसको कहते हैं? तो सरकार इसका निर्माण करती है, राजकोषीय नीति। और सरकार में कौन सी सरकार? तो ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार भी निर्माण करती है। ऐसी नीति जिसका निर्माण राज्य सरकार भी करती है और ऐसी नीति जिसका निर्माण केंद्र सरकार भी करती है। ठीक है, दोनों ही सरकार जो है जिस नीति का निर्माण करती है उसी को हम बोलते हैं राजकोषीय नीति। क्या बोलते हैं? राजकोषीय नीति बोलते हैं। यह बात आपको ध्यान रखना है। तो राजकोषीय नीति का मतलब क्या है? तो सरकार द्वारा बनाई गई ऐसी नीति जिसमें सरकार आर्थिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था को चलाने के संबंधित कार्य करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं दोस्तों राजकोषीय नीति। ठीक है, अच्छा, इसी राजकोषीय नीति का अन्य नाम भी है, इसका दूसरा नाम क्या है? इसी राजकोषीय नीति को हम दरअसल, इसका अन्य नाम है जिसे हम कहते हैं बजट नीति। इसी राजकोषीय नीति का दूसरा नाम क्या है? इसी को हम बजट नीति के नाम से भी जानते हैं, बजट पॉलिसी भी हम इसको कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बजट नीति और राजकोषीय नीति में क्या संबंध है, तो आप कहना मित्र दोनों एक ही है। बजट नीति और राजकोषीय नीति जो है वह एक ही है। ठीक है, राम चौहान जी, रामचंद्र जी बोल रहे हैं रेवेन्यू डेफिसिट नहीं बताए। मेरे भाई ये कल ही बता चुके थे। ठीक है, राजकोषीय राजस्व घाटा बोल रहे हैं आप, राजस्व घाटा। राजस्व घाटे में क्या है? हर चीज तो बताइए। राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व आय और राजस्व व्यय, यही होता है ना। तो राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय राजस्व घाटा हो गया। ठीक है,
चलिए, तो राजकोषीय नीति का अन्य नाम क्या है? बजट नीति है दोस्तों, यह बात आपको ध्यान रखना है। इसका अन्य नाम क्या है? तो बजट नीति इसका अन्य नाम है, यह बात आपको ध्यान रखना है। आखिर क्या क्या उद्देश्य होते हैं इस राजकोषीय नीति के? तो इसके उद्देश्यों की अगर हम बात कर लें, इसके ऑब्जेक्टिव की हम बात कर लें, समझना, ऑब्जेक्टिव या इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें साथियों, इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजकोषीय नीति के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एक एक उद्देश्यों को लेकर के, तो इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है ना, वो क्या होता है वो समझना जरा। इसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला जो उद्देश्य होता है वह होता है आर्थिक विकास करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास और समृद्धि, आर्थिक विकास और समृद्धि, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। आर्थिक विकास और समृद्धि में क्या करना? वृद्धि करना। यह सबसे पहला इसका उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। वहीं पर दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि वस्तुओं की कीमतों में ज्यादा वृद्धि नहीं हो, ज्यादा उनकी कीमतें नहीं बढ़े। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मूल्य स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी होना चाहिए, इसलिए भी सरकार नीति बनाती है। तो मूल्य स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्य स्थिरता की प्राप्ति के लिए भी क्या बनाई जाती है? तो राजकोषीय नीति बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा, ये भी हम बना सकते हैं। वहीं पर तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ध्यान रखिएगा, तीसरा ऑब्जेक्टिव है रोजगार में वृद्धि करना। सरकार अलग अलग कार्यक्रम बनाती है, अलग अलग योजनाएं बनाती है। क्यों बनाती है? ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े। सरकार राजकोषीय नीति इसलिए बनाती है क्योंकि गरीबी उससे क्या हो? कम हो। गरीबी को खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम तो कर सकते हैं। तो गरीबी में कमी करना भी राजकोषीय नीति का ही क्या है? उद्देश्य है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। रोजगार में वृद्धि करना और गरीबी में कमी करना राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। तो ये बहुत सारे ऐसे उद्देश्य हैं जो आपके राजकोषीय नीति के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम अगली बात करें, इसी राजकोषीय नीति के उपकरणों की बात कर लें कि इसके कौन कौन से उपकरण हैं, टूल्स है, तो ध्यान रखिएगा राजकोषीय नीति के बहुत सारे टूल्स हैं। कौन कौन से टूल्स है? तो ध्यान रखिएगा राजकोषीय नीति के दरअसल कुछ टूल्स है जिसको मैं आपको सामने डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहला जो टूल्स है ना, वो है आपका टैक्स। क्या है? टैक्स, कर। बजट में भी तो कर होता है, अभी हम पढ़ भी रहे हैं बजट, ठीक है। तो टैक्स जो है आपका इसी का टूल्स बन जाता है, इसी का एक उपकरण बन जाता है। वहीं पर दूसरा क्या है? सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर जिसे आप कहते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वह भी इसका एक टूल्स है। भैया सरकार को अगर आपको ज्यादा खर्च करना है तो इसको बोलेंगे सार्वजनिक व्यय, ठीक है। ये भी सरकार का जो है, मोनू सिंह जी बता दूंगा राजस्व नीति किसे कहते हैं। यही तो मैं आपको बता रहा हूं, राजस्व नीति, फिस्कल पॉलिसी। एक बार पुनः बता दूंगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं, मैं पुनः बता दूंगा, ठीक है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर इसका दूसरा टूल्स हो गया। वहीं पर तीसरा टूल्स क्या है साथियों? तो ध्यान रखिएगा पब्लिक इनकम भी इसका तीसरा टूल्स हो गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहां पर पब्लिक इनकम, है ना। पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक इनकम या पब्लिक रिसीट भी हम इसको बोल सकते हैं, रिसीट, है ना, ये भी इसका टूल्स है। वहीं पर इसका और भी टूल्स है, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं बोल सकता हूं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? निवेश बोलते हैं। और दूसरा एक और क्या हो सकता है? इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है दोस्तों? पांचवा, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विनिवेश, बेचना किसी चीज को। तो अगर सरकार किसी सरकारी उद्यमों को बेच रही है तो वह राजकोषीय नीति का ही हिस्सा होते हैं, राजकोषीय नीति का ही हिस्सा होता है, इसे हम बोलते हैं विनिवेश, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है इसके टूल्स होते हैं मेरे साथियों, ये बात मैंने आपको बताई है, ठीक है। एक बार पुनः समझ लीजिएगा क्या है राजकोषीय नीति, कौन बनाता है? अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो देश की केंद्र सरकार बना सकती है, राज्य सरकार बनाती है। राज्य सरकार अपने राज्य की आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास के लिए इस नीति को बनाती है। वहीं पर केंद्र सरकार पूरे देश की समृद्धि और विकास के लिए नीति को बनाती है। इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसे बजट नीति के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके उद्देश्य क्या होते हैं? तो देश की आर्थिक विकास और समृद्धि को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को आगे बढ़ाने का काम होता है। ललित जी कह रहे हैं अंग्रेजी में भी लिखिए, बिल्कुल ललित जी, है ना, लिख देता हूं। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक को हम लोग क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक, और विकास को क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है। इसको बढ़ाने के लिए करती है। मूल्य स्थिरता की प्राप्ति को हम क्या बोलेंगे? प्राइस स्टेबिलिटी।
प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि जो मूल्य है उसमें कमी, ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए और न ही ज्यादा कमी होनी चाहिए। पता चले कि ये पेन जो है ये 10 रुपए का आता था और अब 25 रुपए का मिलने लग जाए, और ये पेन जो है पहले 10 का आता था 5 रुपए का ही मिलने लग जाए, तो कमी भी नहीं होनी चाहिए और वृद्धि भी नहीं होनी चाहिए। रोजगार का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट, क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि होना चाहिए। फिर गरीबी का मतलब होता है पुअर्टी, पुअर्टी में क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे जो हैं इसके ऑब्जेक्टिव हैं, इसके उद्देश्य हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है इसके उपकरण क्या क्या, इसके टूल्स क्या क्या है। तो सरकार इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए टैक्स को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, सारा टूल्स इसके पास में है। सरकार जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर, जिसे आप लोग बोलते हैं सार्वजनिक व्यय, क्या बोलेंगे, सार्वजनिक व्यय, ये अपना सकती है। व्यय को ज्यादा करेगी, कम करेगी, ये भी कर सकती है, ठीक है। फिर बजट इनकम या बजट पब्लिक रिसिप्ट भी बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे सार्वजनिक आय। तो सार्वजनिक आय भी इसी बजट नीति का उद्देश्य होता है या इसी राजकोषीय नीति का उद्देश्य होता है, ठीक है। वहीं पर निवेश यानी कि पैसा खर्च करना भविष्य में कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए, यह भी मैंने लिखा है, ठीक है। वहीं पर एक और डिसइन्वेस्टमेंट है, मतलब विनिवेश, यानी कि सरकारी संपत्ति को बेचना, ठीक है। सरकारी संपत्ति को बेचना जो है यह भी राजकोषीय नीति का उद्देश्य है, सरकारी संपत्ति को बेचना, ठीक है। इतनी सारी बातें जो हैं आपकी ये राजकोषीय नीति से संबंधित है, ठीक है। अमन जी इकोनॉमिक्स कब खत्म होगा? अमन जी इसके बाद में जनगणना टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, और फिर पूंजी बाजार पढ़ेंगे, फिर उद्योग क्षेत्र पढ़ लेंगे, कुछ कृषि क्षेत्र पढ़ लेंगे, फिर टॉपिक खत्म कर देंगे, ठीक है। 2-3 टॉपिक और बचा हुआ है, वो सारी बातें हम करेंगे, ठीक है। सेस और सरचार्ज क्या होता है? तो भैया टैक्स पर जो टैक्स लिया जाता है उसी को सेस बोलते हैं और सरचार्ज बोलते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। क्या राज्य सरकार किसी देश या विदेशी बैंक से ऋण ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है शिवम जी, है ना। ये क्यों बनाई जाती है? तो प्रशांत जी ये इसलिए बनाई जाती है, इसके उद्देश्य ये है, मैंने आपको बताया तो सही इसके क्या क्या उद्देश्य है। ये क्या लिखे इसके उद्देश्य, इसलिए बनाई जाती है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया, आगे बात करें, अगली बात करें। चलिए, समय बचा है कुछ, चलिए काफी समय भी हो गया है। अब जो बाकी शेष चर्चा है अब हम लोग कल करेंगे। तो आप लोगों के कमेंट ले लेता हूं, जो लोग जाना चाहते हैं वो लोग जा सकते हैं, ठीक है। प्रशांत जी मैं बार बार आपको एक ही बात बता रहा हूं, और वो बात क्या बता रहा हूं, वो बात यही बता रहा हूं आपको कि भैया ये इसलिए बनाई जाती है क्योंकि ये सारे के सारे उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके और कुछ नहीं, ठीक है। इतनी बातें मैंने आपको बता दी, इतनी बातें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि ये सब क्या है क्या नहीं है, कैसे इसको समझा जा सकता है, कैसे इसको पढ़ा जा सकता है, ये सारी बातें मैंने बताई। आप लोगों को डाउट हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा आपके टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं मेंशन करके, मैं आपको वहां पर समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नवरत्न कंपनी, हाँ नवरत्न तेल भी रह गया है, उसको भी देख लेंगे, ठीक है। दिवाली में किसी की कोई छुट्टी नहीं रहेगी, केवल एक दिन की छुट्टी रहेगी, हमें ये सूचना मिली है अभी तो। बाकी दीपावली में भी हम पढ़ेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे, परेशान मत होइए। हाउ डज फिस्कल पॉलिसी वर्क, कैसे काम करती है? सुषेण जी ये जो फिस्कल पॉलिसी है ये काम करती है, जैसे टैक्स में अगर बढ़ोतरी कर दी गई, अगर टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई, यानी कि जीएसटी में मान लो बढ़ोतरी कर दी गई, तो जीएसटी में बढ़ोतरी हो जाएगी तो लोग कम खर्च करेंगे। लोग सोचेंगे यार कि किसी भी वस्तु को खरीदने पर जीएसटी ज्यादा लग रहा है, टैक्स ज्यादा लग रहा है, तो सरकार, लोग कहेंगे कि यार एक काम करते हैं, कम खर्च करते हैं, तो लोग बचत ज्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, एक्सपेंडिचर कम करेंगे, तो बचत प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे ऐसे काम करती है, बाकी और भी कारण है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया, शानदार साथियों। तो फिर मिलते हैं आपसे कल शाम को, कल तो रविवार है, कपड़े वपड़े धोना है, सोमवार को आपसे मुलाकात करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री महाकाल, राधे कृष्ण और भारत माता की जय। मिलते हैं आपसे, चलिए, शुक्रिया।